हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज चलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, मानव कंकाल तंत्र। तो ये मानव कंकाल तंत्र जैसे पीटे एग्जाम है, रीट वाला एग्जाम है, साइंस जो टीचर है बायोलॉजी वाले सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उनके लिए सबके लिए उपयोगी है। और विशेषकर जो पीटे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप मतलब जैसे यहाँ मैं इसमें एक एक चीज़ नोट करता हूँ तो आपको टाइम लगता है, तो आप बिल्कुल रोजाना कॉपी पेन लेके साथ में बैठे तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। तो पहले तो हम चलते हैं जैसे कंकाल तंत्र में। कंकाल तंत्र, और अंग्रेजी में आपको पता है से इसको क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? आलंबन ढांचा बनाता है। ये आलंबन ढांचा बनाता है, यानी हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है, उनमें सब में महत्वपूर्ण होता है वो कंकाल तंत्र के कारण ही होती है। और इसके बाद चलते हैं दूसरा जो मान सकते हैं, जैसे ये पहले टॉपिक में कंकाल तंत्र यानी कि आलंबन ढांचा बनाता है। और जो कंकाल तंत्र होता है इसका निर्माण, तो इसका निर्माण जो होता है एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों से होता है। कंकाल तंत्र का निर्माण एक्टोडर्म एवं मीजोडर्म दोनों से होता है। अब बहुतों के जो बायोलॉजी वाले वो तो समझ जाते हैं एक्टोडर्म या मीजोडर्म क्या है। एक्टोडर्म का मतलब बाह्य जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर, और मीजोडर्म का मतलब होता है मध्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर। ये होते क्या है देखिए, मैंने पहले भी आपको समझाया था। जब जैसे ये शुक्राणु और ये अंडाणु दोनों में क्या होता है, निषेचन। तो निषेचन के फलस्वरूप यानी कहने का अर्थ है कि जैसे ये शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते दोनों से एक द्विगुणित संरचना बनती है, जिसको जायगोट या युग्मनज कहते हैं। यानी नरयुग्मक, यानी शुक्राणु तो क्या होता है नरयुग्मक, और अंडाणु क्या होता है मादा युग्मक। दोनों जब मतलब इनमें मतलब क्रिया होती है यानी संयोजन होता है, तो द्विगुणित युग्मनज बनता है यानी कि जायगोट। फिर इस द्विगुणित युग्मनज से एक ठोस संरचना बनती है, जैसे मोरुला बनता है। मोरुला ये ठोस संरचना, यानी जो युग्मनज होता है ना, इसमें क्या होते हैं विभाजन, ये यानी पहला विभाजन, फिर दूसरा विभाजन, फिर तीसरा विभाजन, फिर चौथा विभाजन, ऐसे इसमें बड़े मतलब कोशिकीय खंड बन जाते हैं। तो ठोस रूप होता है वो मोरुला कहलाता है। मोरुला, मोरुला के बाद फिर एक खोखली संरचना बनती है। खोखली का मतलब है बीच में थोड़ा मतलब रिक्त स्थान होता है। तो ये जो इसमें क्या होते हैं, जैसे ये बड़े खंड कोरक खंड कहलाते हैं ये, और कुछ जो है छोटे खंड रहते हैं ये, यानी कोशिकीय खंड रहते हैं। जो बड़े जो खंड होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, दीर्घ कोरक खंड, दीर्घ कोरक खंड। और जो छोटे वाले रहते हैं ये कहलाते हैं लघु कोरक खंड, लघु कोरक खंड, यानी कि मैक्रोमियर्स, और ये होते हैं माइक्रोमियर्स। और बीच में ये गुहा रहती है, ये स्थान रहता है जो जहां पर आगे जाकर के दे गुहा यानी आर नाल बनेगी, तो ये कहलाती है कोरक गुहा, कोरक गुहा। ये तो ये कहलाता है, ये तो मोरुला, ये हो गया ब्लास्टूला, ब्लास्टूला, यानी इसको सामान्य इसको कहते हैं कोरक। और इस कोरक के बाद फिर एक और इसके मतलब संरचना बनती है, तो ये जो संरचना बनती है कहलाता है गेस्टूला। इससे थोड़ी बड़ी हो जाती है संरचना ये, और इसमें 3 जनन स्तर बनते हैं। यानी ये जो बड़ी कोशिकाएं छोटी कोशिकाएं होती है ना, ये क्या होती है ऐसे स्तरों के रूप में जम जाती है ऐसे। तो सबसे बाहर की तरफ जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जैसे नाम था ना एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और जो बीच में बनेगा यानी ऐसे स्तर बन जाएगा बीच में, तो ये बीच में जो बनेगा ये कहलाएगा मीजोडर्म,
मीजोडर्म यानी मध्य जनन स्तर। और फिर सबसे अंदर की तरफ बनेगा ये, इसमें भी वो कोशिकाएं विन्यासित हो जाती है ये। तो जो अंदर की बनेगा वो बनेगा इंडोडर्म, इंडोडर्म। तो याद रखिए ये भ्रूणीय अवस्था है, भ्रूणीय अवस्था। यानी भ्रूणीय अवस्था में 3 भाग होते हैं, ये क्या कहलाता है, गेस्टुला, गेस्ट्रुला ये। तो इस प्रकार से याद रखिए, गेस्टुला अवस्था में यानी कि भ्रूणीय अवस्था में जो 3 जनन स्तर विकसित होते हैं। तो एक्टोडर्म, सबसे बाहर का एक्टोडर्म, इसके मध्य में रहता है मीजोडर्म और फिर सबसे अंदर की तरफ रहता है इंडोडर्म। तो हमारे शरीर का जो निर्माण है वो तीनों जनन स्तरों से होता है। यानी जब हम भ्रूण अवस्था में रहते हैं तो भ्रूण अवस्था में ये तीनों जो जनन स्तर होते हैं ये अलग अलग जो अंग हमारे शरीर के अंग उनका निर्माण करते हैं, जैसे हृदय का, मस्तिष्क का और इसके अलावा जैसे आमाशय का। तो इन सबका जितनी भी संरचना है उन सबका निर्माण कैसे होता है, इन 3 जनन स्तरों से होता है। तो इस प्रकार से जो है जो कंकाल होता है तो उसका निर्माण एक्टोडर्म, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और मीजोडर्म द्वारा होता है। इसके बाद जो कंकाल होता है तो ये कंकाल को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कंकाल जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। तो जो बाह्य कंकाल होता है सामान्यतः ये शरीर के बाहर की ओर होता है, यानी शरीर में आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्या रहता है, बाहर की तरफ होता है। जबकि जो अंतः कंकाल होता है तो ये अंतः कंकाल कहाँ होता है, अंदर पाया जाता है, यानी शरीर के अंदर पाया जाता है। तो देखिए आगे कंकाल तंत्र के प्रकार। तो कंकाल जो तंत्र होता है ये 2 प्रकार है, एक तो बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। तो इसके बारे में देखिए, बाह्य कंकाल जो है तो ये पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से क्या होता है, शरीर के बाहर पाया जाता है। और बाह्य जो कंकाल की उत्पत्ति है 2 भागों से होती है, एक तो होता है अधिचर्म, याद रखिए अधिचर्म, इसको कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और दूसरा होता है चर्म, इसको डर्मिस कहते हैं, डर्मिस। तो याद रखिए बाह्य कंकाल का जो निर्माण है 2 स्तरों से होता है, यानी त्वचा के भाग है, हमारी जो त्वचा होती है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो अधिचर्म होता है, एक चर्म होता है। अधिचर्म जो बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये अधिचर्म होता है, और इसके अंदर की तरफ जो होता है, जो मोटा स्तर होता है वो होता है चर्म होता है। तो बाह्य कंकाल का निर्माण या जो उत्पत्ति होती है ये किससे होती है, अधिचर्म और चर्म से होती है। इसके बाद है बाह्य कंकाल में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, नाखून और बाल रहते हैं। जो बाह्य कंकाल की जो संरचना है उसमें मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, नाखून और बाल होते हैं। इन दोनों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, अधिचर्म द्वारा, नाखून व बाल यानी कि रोम, ये तो ये इनका निर्माण अधिचर्म द्वारा होता है। ऊपर की सतह पर अगर ये बाहर निकले मतलब रहते हैं तो मृत अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें होती है, इनके आंतरिक भाग है जो डर्मिस में दसे रहते हैं वो सजीव अवस्था में होते हैं। याद रखना दोनों क्या है, ये मृत अवस्था में होते हैं। यानी ज्यादातर देखा जाता है कि बाह्य कंकाल मृत अवस्था में रहता है, लेकिन इसमें निकली जो संरचनाएं हैं, इनके जो मूल जो भाग होते हैं तो ये किसमें मतलब दसे रहते हैं, डर्मिस में, तो ये सजीव भाग होते हैं। इसके बाद में अंतः कंकाल, अंतः कंकाल। तो ये बाह्य कंकाल में आपने काय की स्टडी की थी कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से ये शरीर के बाहर होता है, यानी शरीर में बाहर होता है। जबकि जो अंतः कंकाल होता है ये पूरी तरह से
कहां पर होता है? शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। तो अंतकंकाल कहां पाया जाता है? शरीर के अंदर पाया जाता है। और ये जो अंतकंकाल है ये काय से बना होता है? अस्थियों एवं उपास्थियों से। अस्थि, अस्थियों यानी बोन्स जिसको कहते हैं बोन्स, वह उपास्थियों यानी ये अस्थियों और उपास्थियों से बना होता है। उपास्थियां जिनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्टिलेज। ये नाम याद रखना अंग्रेजी का, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, यानी कि अंतकंकाल का निर्माण जो है अस्थियों और उपास्थियों से होता है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है, किसकी? अंतकंकाल की उत्पत्ति। तो अंत जो कंकाल है उसकी उत्पत्ति काय से होती है? मीजोडर्म से, क्योंकि शरीर के मध्य में चल गया ना, इसलिए क्या बनाएगा? मीजोडर्म द्वारा। मीजोडर्म। वैसे यूं भी याद रख सकते हैं, शरीर की जो बाह्य भाग बनाता है, बाहरी सतह बनाता है, वो एक्टोडर्म है। और शरीर के जो अंदर के जो भाग बनाता है, मध्य के भाग जितने भी अंग है, वह सब मीजोडर्म द्वारा। और फिर अंदर के यानी आंतरिक रूप से उन अंगों की भी जो आंतरिक संरचना होती है वह इंडोडर्म द्वारा होती है। तो इस प्रकार से याद रखिए। इसके बाद देखिए अंतकंकाल में प्रारंभ में जो अंतकंकाल होता है किसका बना होता है? उपास्थियों का। याद रखना है, प्रारंभ में जो अंतकंकाल होता है ये किसका बना होता है? उपास्थियों का बना होता है। बाद में ये उपास्थियां किसमें बदल जाती है? अस्थियों में बदल जाती है। यानी जो उपास्थियां रहती है बाद में धीरे धीरे, तो याद रखने चाहे भ्रूण अवस्था कोई सी अवस्था हो, तो उसमें जो अंतकंकाल बनेगा प्रारंभ में ये उपास्थियां रहती है, बाद में फिर काय में बदल जाती है, ये अस्थियों में बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो है अच्छी तरह से याद रखना कि प्रारंभ में जो है अंतकंकाल काय का बना होता है? उपास्थियों का। बाद में फिर जो विकास के साथ साथ ये जो उपास्थियां हैं ये काय में बदल जाती है? ये अस्थियों में बदल जाती है। अब पहले जो संरचना के रूप में खड़े हम स्टडी करें तो ये होती है उपास्थियां। तो देखें क्या होती है उपास्थियां। इस बार ये स्याही जो है अलग क्वालिटी की आएगी ज्यादा, इसलिए आसानी से साफ नहीं होती, पूरी खत्म तो करनी पड़ेगी। इसके बाद थोड़ा कंपनी में चेंजेज आ गया। तो देखिए, तो उपास्थियां जो है उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज। तो ये जो उपास्थियां होती है, तो आपने नाम सुना होगा अस्थियों का ही दूसरा भाग है पहले। अस्थियां कार्टिलेज, जो अस्थियां है ना उपास्थियों में नहीं बदल सकती है, लेकिन उपास्थियां किसमें बदल जाती है? अस्थियों में बदल जाती है। और ये बनी होती है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि की बनी रहती है। और जो इसमें और देखना, जो उपास्थियां रहती है, तो उपास्थियों में सबसे बाहर की तरफ ऐसे एक स्तर पाया जाता है। ये बाहर की तरफ एक स्तर पाया जाता है। तो ये जो स्तर रहता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेरिकार्डियम। पेरिकोन्ड्रियम, कॉन्ड्रियम, पेरिकोन्ड्रियम कहलाता है। यानी मतलब जैसे अस्थियां की भी संरचना अपन स्टडी करेंगे तो उसी प्रकार इनमें नाम आएगा, तो पेरिकार्डियम। और इसके अंदर कोशिकाएं या तो एकल कोशिकाएं, जैसे यूं एकल कोशिकाएं, ये इनमें अदांत रिबरी होती है, याद रखना।
उपास्थ्यों में क्या भरी होती है? ये अदांतरी, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स यानी अदांतरी में ये जो सिंगल यानी एकल एकल कोशिकाएं भी हो सकती है और ये समूह में भी हो सकती है। तो ये एकल कोशिकाएं, ये समूह में। तो ये जो कोशिकाएं कहलाती है, ये कहलाती है कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट्स, याद रखिए कॉन्ड्रियोसाइट। उपास्थ्यों में कॉन्ड्रियोसाइट्स कोशिकाएं कहलाती है। जबकि हम आगे स्टडी करेंगे ना अस्थियों की, तो उसमें ऑस्टियोसाइट ऑस्ट्रियोसाइट कोशिकाएं रहती है। तो सबसे देखिए किसकी संरचना? उपास्थ्यों की संरचना। तो बाहर की तरफ एक जो स्तर पाया जाता है वह पेरिकार्डियम कहलाता है, यानी पेरिकॉन्ड्रियम। और इसकी जो जो अदांतरी है, यानी इसमें एक द्रव पदार्थ या मतलब ऐसे गाढ़ा द्रव भरा होता है, इसको अदांतरी कहते हैं। अदांतरी यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में एकल या समूह में क्या पाई जाती है? कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। और इस अदांतरी में एक प्रकार का पदार्थ भी होता है, तो ये होता है कॉन्ड्रियोप्रोटीन। कॉन्ड्रियोप्रोटीन या कॉन्ड्रिन प्रोटीन भी कह सकते हैं उसको, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो ये इसमें अदांतरी में पाया जाता है। तो इस प्रकार से काय की संरचना आती है? ये उपास्थ्यों की संरचना आती है। तो अच्छी तरह से याद रखिए। और कल हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक क्यों लिया मैंने जब देखा कि जैसे रीट वाला हो या पीटे एग्जाम में तो खैर ज्यादा इसका वेट होता है, मतलब मांसपेशियों का, कंकाल तंत्र का, इनका। लेकिन इसमें से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं ये, और ये उलझाने वाले क्वेश्चन है। पहले बात तो आप खुद ही चेक कर लेना कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉपिक पढ़ाया गया कि नहीं गया, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है, मैं प्रयास करता हूँ कि अब लगातार इसको चलने देंगे। अब देखते हैं, अगर पढ़ने का इंटरेस्ट होगा आप लोगों का, अगर व्यूज आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर चल रहा है जैसे चलने ही दे। वो है कि एक तरह से जब मतलब अपन स्टडी भी कर लेते हैं, लेकिन एक मतलब बहुत सारी प्रकृति है, हाँ ठीक है पढ़ लिया, कम से कम वो जो रहता है कम से कम लाइक भी कर देना। जब भी यूं रहता है भाई ठीक है स्टडी कर रहे हैं तो लाइक करें, अच्छा लगाओ तो कमेंट मतलब कमेंट करें, तो ये फिर आगे स्टडी रहती है। लेकिन आलसीपन है तो फिर ठीक है, किसके क्या गरज पड़ रही है फिर। और हाँ ये जरूर है, बेचारे वो 20-25 जो स्टूडेंट है वो तो मैं किसी भी समय क्लास डालूं वो स्टडी करते हैं, वो लाइक भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या अपनी सोच बेसी हो जाती है। अगर कहते हैं ना जिंदगी में पॉजिटिविटी रहती है, अगर सोच अच्छी रहती है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपना कुछ थोड़ी बिगड़ रहा है कि भाई उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं या कुछ ऐसा रहता है, तो लाइक कर दें, टॉपिक अच्छा लगाओ। पहली बात तो आप खुद ही तुलना करके देख लो ना, आपने स्टडी क्या की है, क्या ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया कि नहीं गया, मतलब। तो इस प्रकार से तो कल हम स्टडी करेंगे उपास्थ्यों के प्रकार, क्योंकि उपास्थ्यों भी के भी प्रकार होते हैं, 4 प्रकार की होती है उपास्थियां, और प्रत्येक उपास्थि एक विशेष अंग का निर्माण करती है। तो बाकी कल स्टडी कर रहे होंगे इसी टॉपिक के आगे। तो बिल्कुल आप दूसरा ये सोचते हो क्या गरज पड़ रही है, हम शेयर क्यों करें। अगर वॉच टाइम बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट होगा, एक से एक बड़ा टॉपिक की मतलब स्टडी करने को मिलेगा। और आपके नहीं है तो फिर वही है किसके क्या। एक और देखा, मैं जब आलतू फालतू वीडियो ज्यादा डालता हूँ तो उसमें व्यूज ज्यादा आते हैं और स्टडी वाले में कम आते हैं। तो ये भी आश्चर्य वाली बात है, वो ये इंटरेस्ट नहीं आ मतलब मेरे जरूर थोड़ा इसमें स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, पीटे एग्जाम वाले ज्यादातर बीपीएड वाले जुड़े होते हैं। इनमें अधिकांश की क्या है आलसी प्रवृत्ति रहती है, जो पढ़ने वाले हैं वो तो है मतलब कंप्लीट। लेकिन अब मैं सोचता हूँ, मैंने कहा ठीक है जो पढ़ रहे हैं जो ठीक है 20-25 चलने देते हैं। तो क्या एग्जाम आ गया, सीटें तो है कम और कंपटीशन है भारी। अब इसमें से जो 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहा होगा तो आगे बढ़ेगा। दूसरा, मैंने पूरा का पूरा जो है ना पूरी एनाटॉमी
इसमें स्टडी करा रखी पूरे। आप पीछे के टॉपिक उठा के देखो, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। एक बार में आपको फिर पछताना पड़ेगा फिर क्या सर के नोट्स ही पढ़ लेते, स्टडी कर लेते। तो ये बाद में आपको पता लगेगा। बाकी कल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।